मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, क्लास 6 हिंदी। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 नादान दोस्त देखेंगे। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था और उसकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। उनका जन्म स्थान है लम्ही गांव, वाराणसी। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यासकार लिखे थे सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, भवन, गोदान और कहानी का विशाल संग्रह 8 भागों में है। मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 30 कहानियाँ संकलित है। करबला, संग्राम और प्रेम की बेटी उनके नाटक है। निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी है। तो बच्चों, हम लेसन की तरफ चलते हैं। नादान दोस्त। यहाँ पर 2 बच्चों की बात कही गई है। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निश मतलब घर की खिड़की के बाहर रहता है वो। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कानिश के सामने पहुँच जाते। जैसे ही उसकी नींद खुलती थी, वह कानिश के पास चले जाते थे जहाँ पर चिड़िया आती थी। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता था। चिड़ा और चिड़िया दोनों ही जब वहाँ पर कानिश पर आते थे, तो वह दोनों, केशव और उसकी बहन, वहाँ पर जाकर उस चिड़िया को देखते रहते थे। देखने में क्या मज़ा आता था वो पता नहीं, बस वो लोग तो वहाँ पर देखते रहते हैं। दूध और जलेबी की सूंघ भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों के मन में बहुत सारे विचार आते थे। अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, घोंसला किस तरह बनाया होगा, घोंसला कैसा होगा, अंडों में से बच्चे कैसे निकलते होंगे। दोनों के मन में ऐसे सवाल घूमते रहते थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। एक दूसरे से ही वह बात करके तसल्ली दिया करते थे, लेकिन किसी को पूछते नहीं थे, क्योंकि मम्मी को घर के काम से समय नहीं मिलता था और पापा को भी समय नहीं मिलता था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा, उसकी बहन, कहती है कि बच्चे क्या निकलकर उड़ भी गए होंगे।
केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अपना भाई श्यामा को कहता है, नहीं नहीं पगली, पहले तो उसके पर निकलेंगे, बगैर परों के वो बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा वापस प्रश्न करती है कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। थोड़ी दिनों के बाद वह वापस सोचने लगे, अब तो बच्चे अंडों में से बाहर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। छोटे बच्चे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं कि चिड़िया का खाना भी वैसे कम होता है। लेकिन उनके मन में तो बस यही है कि चिड़िया कहाँ जाएगी, कहाँ से खाना लाएंगी, बेचारे को कैसे खिलाएगी बच्चों को, वह भूख से मर भी सकते हैं। ऐसे सवाल उनके दिमाग में आते रहते थे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा न। अभी दोनों बोलने लगे कि हम उसको वहीं पर दाना दे जाएंगे, तो उन लोगों को कहीं उड़कर जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव कहता है, क्यों न जाएगी। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को क्या धूप नहीं लगती है। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। अभी पहले तो उसके दिमाग में दाना कहाँ से लाएंगे वो था, अभी उसके दिमाग में पानी कहाँ से लाएंगे, ऊपर उनको गर्मी लगेगी, ये सारे प्रश्न आने लगे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों ने तय किया कि जहाँ पर घोंसला बना है उसके ऊपर हम कपड़े से कुछ मंडप जैसा बना देते हैं। पानी की प्याली भी वहाँ हम रख देंगे और थोड़े से चावल भी रख देंगे। ऐसे दोनों की बात हो रही थी, केशव और श्यामा की। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव मतलब बहुत उमंग से वो लोग काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। आंख बचाकर मतलब मम्मी देख न ले, वैसे वह मटके में से चावल निकाल कर ले आया। केशव के पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर कर ले आया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे। अभी कानिस पर है तो
वहाँ हम कैसे कपड़ा रखेंगे? बगैर छड़ियों के हम उनके लिए कैसे छांव बनाएंगे? ये सब सारा सवाल उन लोगों के दिमाग में आने लगा। केशव बड़ी देर तक इसी गृह बूंद में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। सोचता रहा कि अब क्या करेंगे, लेकिन उसने हल ढूंढ लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। डस्टबिन है वो लेकर आ जाओ, लेकिन मम्मी को तो पता नहीं चलना चाहिए। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिम्मत निकालूंगा, कोई भी उपाय निकाल दूंगा मैं, लेकिन तू पहले वो टोकरी लेकर आ, जो छेद है वो मैं उसको बंद कर दूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुरांग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। वह अपने दिल से सोचती है कि भैया कितने चालाक है, कितने होशियार है कि उसने उपाय ढूंढ लिया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। गर्मी का मौसम चल रहा था। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे से सुलाकर खुद सो गई। माँ ने क्या किया कि एक कमरे में बच्चों को सुलाया और फिर खुद भी सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद नहीं थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने ऐसे ही नाटक किया कि अम्मा को लगे कि वो लोग सो गए हैं। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से वहाँ से बाहर दरवाजे की टक्की खोलकर बाहर निकल गए। निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां वो लोग करने लगे। केशव कमरे से एक शटूल उठा लाया, लेकिन जब उसने काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। वहाँ उनका कानिस पर हाथ नहीं पहुँच रहा था, इसलिए वह टेबल लेकर आया और टेबल पर चढ़ा स्टूल पर, और फिर कानिस पर उसका हाथ पहुँच गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़ी हुई थी। यहाँ हमें चित्र में बच्चे दिखाई दे रहा है कि केशव किस तरह कानिस पर रखे अंडों को छू रहा है और श्यामा नीचे स्टूल को पकड़ी हुई है। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। वह डर भी रहा था, क्योंकि स्टूल अच्छे से रखी हुई नहीं थी, वो हिल रही थी। घबरा तो रहा था, कैसे कैसे वो खड़ा था, लेकिन उनको तो अंडों की हिफाजत करनी थी, इसलिए वो मुश्किल का सामना करते हैं। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेना और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता है, और माँ सुन न ले, इस तरह श्यामा को डांटता भी है और कानिस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा।
श्यामा को डांटता है केशव कि अच्छे से पकड़ना, नहीं तो जब मैं उतरूंगा तो तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कानिस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ जाती है। जैसे ही कानिस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। देखा, कानिस पर थोड़ी तिनके बिछे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े थे। वहाँ पर 3 अंडे थे और थोड़े से सूखे घास के तिनके पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला वहाँ पर नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? श्यामा प्रश्न करती है कि बच्चे हैं, अंडों में से बच्चे निकल आए हैं कि नहीं। तो बच्चों, हम हमारा आगे का लेसन हमारे पार्ट 2 में देखेंगे।